हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका उदारा और आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टॉपिक के पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज जो यूपीएससी सीएससी में पूछे गए हैं। तो लीनियर अलजेब्रा के पीवाईक्यूज डिस्कस करने की इस सीरीज में ये हमारा अगला टॉपिक है। इसके बाद हमारे सिर्फ एक या दो टॉपिक और रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्वेश्चन करने से अच्छा है कि हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। तो कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हमारे पास बेसिकली अगर देखा जाए तो दो टाइप का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है। लीनियर इक्वेशन के दो सिस्टम होते हैं। चलिए मैं बना देती हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये चार्ट अगर आप अपने पास अपने नोट्स में बना लेंगे तो कभी भी इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंडर हमारे पास के दो टाइप के सिस्टम हैं। एक सिस्टम को कहते हैं हम होमोजीनियस सिस्टम और दूसरे सा टाइप को क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अच्छे से लिखना क्योंकि ये हमेशा काम आएगा। तो इधर लिख रही हूं मैं होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, SLE। देन यहाँ क्या लिखेंगे, नॉन होमोजीनियस। अच्छा, अब इनमें डिफरेंस क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो भी है दोनों में। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम क्या लिखते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्मेट में, जहां पे ए हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, एक्स हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स होती है और बी क्या होती है, राइट हैंड साइड होते हैं मैट्रिसेस के। अगर बी आपका नॉन जीरो हो, राइट हैंड साइड नॉन जीरो हो, तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होती है उसको हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वहीं अगर आपके पास ये मैट्रिक्स बी जीरो हो जाए, क्या मतलब, राइट हैंड साइड कंप्लीटली जीरो हो जाए, तो क्या होगा, इस सिस्टम को हम कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसके ना कुछ पार्ट्स एडजस्ट करते हैं। तो हो सकता है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के आपके पास कोई सॉल्यूशन हो। अगर एक सॉल्यूशन हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, या फिर किसी एक सिस्टम में चांस है कि कोई सॉल्यूशन ना भी मिले। तो ये किस कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर हम पहले बात करें होमोजीनियस सिस्टम की, तो देखो बी इज इक्वल टू जीरो करते ही मेरे पास क्या है, क्या आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। एक मिनट, यहां से आपके पास आ जाता है ए एक्स इज इक्वल टू बी और बी तो जीरो है, तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो और एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या हो जाता है, ओनली सॉल्यूशन आ जाता है। तो इसके आपके पास, इससे पता है कि इस मैट्रिक्स का क्या है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती है ना, इसके आपके पास सिर्फ दो चॉइस होती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन, नो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, और दूसरा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन भी कह देते हैं, बट वो यूनिक सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और इसी को क्या कह देते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, दोनों ही नाम कह देते हैं क्योंकि ये हमेशा क्या होगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो एक्स इज इक्वल टू जीरो बनता है। तो ये सॉल्यूशन बनता है हमारे पास। बट इनकी कंडीशन क्या है, तो यहां हम क्या चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आ गया, देन क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, एंड यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट जीरो। अगर ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। इस केस में एक्स इज इक्वल टू जीरो हमेशा सॉल्यूशन रहता है, तो नो सॉल्यूशन का कोई स्कोप नहीं बचता। बट वहीं अगर आप नॉन होमोजीनियस सिस्टम देखोगे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, यहाँ हमारे पास तीन ऑप्शंस बनते हैं, वन, टू, थ्री। और यहां हम क्या चेक करते हैं,
यहां पर हम देखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? मैट्रिक्स ए यहां लिखेंगे, कोलन डाल के मैट्रिक्स बी। और अब क्या चेक करना होता है? अब चेक करते हैं रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इसका हम क्या देखते हैं? रैंक। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। रो से हम क्या डिनोट करते हैं? रैंक। और रैंक कैसे देखा जाता है? कोई भी मैट्रिक्स है उसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती है वो क्या हो जाती है? इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। और साथ में देखेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो ये चीजें देखते हैं। अगर आपका यहाँ पे क्या क्या चॉइस हो सकती है कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, हो सकता है कि ये बराबर ना हो। दूसरी क्या चॉइस हो सकती है? रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी, ए बी, इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड ये किसके इक्वल हो? नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एंड तीसरी क्या चॉइस हो सकती है कि ये रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और ए का जो रैंक है ना वो तो बराबर है। ए क्या लिख दिया? रैंक ऑफ ए, ये दोनों बराबर हैं बट नॉट इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उनके बराबर नहीं। तो अब मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ। चलो, अब यहाँ ये क्या केस है? यहां पर अगर ऐसा ऑप्शन बनता है तो ये होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा? नो सॉल्यूशन इफ रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, देन वी विल गेट नो सॉल्यूशन। अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए और वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ जाता है तो यहां हमें मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। और थर्ड केस क्या है? रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए है बट ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर नहीं है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कौन सी मैट्रिक्स बताएगी? एक्स, कि इसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, या आप क्या कह सकते हो? नंबर ऑफ जितने आपके कॉलम बन रहे हैं, क्योंकि जितने कॉलम्स होंगे उतने ही वेरिएबल होते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स अगर वो उसके बराबर ना आए तो क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये चार्ट आपको अगर याद रहेगा तो आप कितने भी क्वेश्चंस हो इस पे बेस आप हमेशा इजीली निकाल सकते हैं। जबकि आपको देखने को मिलेगा कि 2017-18 के बाद में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट पे बेस कम आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। जैसे आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे देंगे और कहेंगे कि इसको सोल्व करो। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि इसमें कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कब आपको यहाँ पे नो सॉल्यूशन देखने को मिलता है। जबकि ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी अपना ट्रेंड कभी भी चेंज कर सकती है। 13, 14, 15, 16 में लगातार आप देखोगे तो आपको इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या अपना चार्ट बना लीजिए जहां आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। चलिए अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं वन बाय वन और ये चार्ट ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, फाइंड द सॉल्यूशंस टू द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय रो रिड्यूस्ड मेथड। तो इसको हम ax इज इक्वल टू बी फॉर्मेट में बनाएंगे। अगर आप ax इज इक्वल टू बी फॉर्मेट में बनाते हैं तो ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, फर्स्ट रो के कोफिशिएंट फर्स्ट रो में, then 2 3 5 -1 -3 8 x y z is वेरिएबल मैट्रिक्स और b क्या है? 2 5 -1। इसने क्या कहा है? इसको रो रिड्यूस्ड मेथड से सॉल्व करना है। तो जो ये मैट्रिक्स है इसको एक्लन फॉर्म में बनाते जाओ और इसको रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स से सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं क्या मैं इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो ये तो 1 2 -1, यहां से R2 को क्या लिख लेंगे? R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो दिस इज 0। ये क्या हो जाएगा? 3 -4, तो -1 बचेगा।
-1, देन 5 माइनस माइनस प्लस 2 7, और इन दोनों को क्या कर देंगे, R3 को ऐड कर देंगे तो ये -1, और ये फिर से क्या बच गया 7। अब इसको सोल्व करोगे तो R3 को R3 माइनस R2 कर दो, दिस वुड बी 1 2 -1 0 -1 7 0 0 0। अच्छा, इधर भी तो हमें सेम लगाना था, सेम आप यहाँ लगाओगे। हमने कौन कौन से ऑपरेशन लगाए हैं थोड़ा सा याद रखो। R2 को हमने लिखा R2 माइनस टू R1, R2 माइनस टू R1 से 5 माइनस 4 1, एंड देन क्या किया है, दोनों को ऐड किया था, तो दिस वाज 1, और इसको क्या किया था 2 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था तो ये 0 आ गया। राइट, अब यहाँ से XYZ क्या बन रहा है हमारे पास, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म तो बनी गई है, तो x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 2 एंड माइनस वाई प्लस 7z इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से मैं एक y की इक्वेशन निकाल लूं, y इज इक्वल टू क्या आ गया 7z माइनस 1, y को ऊपर सब्सटीट्यूट करो, x इज इक्वल टू क्या आता है, सो x इज इक्वल टू वी विल गेट 2 प्लस z माइनस 2y मीन्स माइनस 14z प्लस 2, सो ये बनता है -13z प्लस 4। x की वैल्यू भी z में आ गई, y की वैल्यू भी क्या आ गई z में, और देयरफॉर सॉल्यूशन क्या आ गया, फाइंड द सॉल्यूशन। सो XYZ इज इक्वल टू -13z प्लस 4, 7z प्लस z माइनस 1 और z। अब z को आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 4z इज इक्वल टू 1 2 3 0, तो ये यहां से क्या आ रहे हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों आया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए था कि जब मैं इसको रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में बनाया तो A:B मैट्रिक्स क्या आएगी, ये ना, कि यहाँ भी 0 रो है यहाँ भी है, तो दोनों को अगर कंबाइंड देखें तो 2 नॉन जीरो रोज हैं, बट नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, और वो इक्वल टू 2 है, बट वेरिएबल 3 है, तो दोनों का रैंक तो बराबर है, बट किससे कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, और इसी वजह से हमें पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अब आप जेड की एक वैल्यू पुट करोगे, एक सॉल्यूशन आएगा, जेड की दूसरी वैल्यू पुट करोगे तो जेड की आप इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हो, और देयरफॉर यू विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। राइट, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब हमने स्टार्टिंग में बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स किया था उसी टाइम कर लिया था, और जब ये क्वेश्चन किया तो हमें पता था कि फाइंड A इंटू बी। A इंटू बी जो आ रहा था वो आइडेंटिटी आ रहा था, समथिंग आइडेंटिटी आ रहा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो निकाल लेंगे। और यहां से इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ये क्या आ रही है 1 0 2 2 -1 3 4 1 8 XYZ इज इक्वल टू 3 3 14। सो ये हमारे पास AX इज इक्वल टू y फॉर्मेट का बन रहा है, और A का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A इनवर्स y, बट A इनवर्स क्या है B, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट है, वो आइडेंटिटी या आइडेंटिटी का कुछ मल्टीपल आ रहा है, तो आपको उस A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास क्या आ जाएगी दिस मैट्रिक्स। क्लियर, ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अगर किसी को डाउट है तो बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स करके एक वीडियो है, बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस, उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर लाइंस पे है, इन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड B इज अनदर मैट्रिक्स देन शो दैट AB इज इक्वल टू 6 आइडेंटिटी। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पे नहीं सीखेंगे, ये यूज करो, आपको दिखाना है पेपर में, बहुत इजी टर्म थी, इसको दिखाना तो आप इजीली शो कर सकते हो। देन यूज दिस रिजल्ट टू सोल्व द अबो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इससे क्या पता चल रहा है कि A का इनवर्स और या B का इनवर्स आप यहां से निकाल सकते हो। अब इसी को यूज करके हमें क्या करना है,
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो एक बार बताओ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो यहाँ है वो बन क्या रहा है? 2 1 1, देन 1 -1 0, 2 1 -1 x y z इज इक्वल टू 5 0 1। और यहां से क्या बन जाएगा? अगर मैं इसको कहूं, ये तो नहीं है, ये मैट्रिक्स देखो कौन से वाली है, दिस इज बी मैट्रिक्स। सो दिस इज बी एक्स इज इक्वल टू वाई। और अगर आपको एक्स निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? बी इनवर्स वाई। बट बी इनवर्स क्या होगा? जब आपको पता है ए बी इज इक्वल टू 6 आइडेंटिटी है, तो बी इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो ना। ए क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 6 बी इनवर्स। और यहां से क्या कह सकते हो? बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 ए। तो बी इनवर्स आपको डायरेक्टली मिल गया। सो व्हाट इट वुड बी? 1/6 ए वाई। कुछ नहीं करना, x इज इक्वल टू 1/6 ए मैट्रिक्स लिखिए। 1 2 1, 1 -4 1, 3 0 -3 and y is what? 5 0 1। मल्टीप्लाई करो एंड देन सो 5 + 1 6, 5 ये 0 + 1 6, 15 -3 12। सो कितना आ गया? 1 1 2। यही सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2। सो इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विच आर फॉल्स। देखो, इन्होंने ये नहीं कहा कि आप यहाँ पे सॉल्यूशन बताओ, आपको सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे? जो मैंने बताया था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाला। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालो। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी निकालनी है। सो आई विल राइट दिस वे। ये क्या बनेगा? 1 3, सोल्व नहीं करना है कहीं, बिना मतलब का सोल्व करने लग जाओ। 0 5 3, 1 -2 -5। कोलन में अब क्या लिखेंगे? राइट हैंड साइड। सो -1 -8 7। अब क्या करना है? इसको एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। सो R2 में तो ऑलरेडी 0 है, R3 को 0 बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? R3 को R3 - R1। सो दिस इज 1 3 -2 -1 0 5 3 -7। अरे क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं ना, ये तो एज इट इज रखना है। R3 को ही लिखना है। सो -8, दिस वुड बी 0 -2 -3 -5 -5 + 2 -3 and this would be 7 - +8। अब क्या करेंगे? अगेन डू राइट R3 as R3 + R2 लिख देंगे ना। So we will get this 1 3 -2 -1 0 5 3 -8 और this is 0 0 0 0। यहां से क्या मिल रहा है? व्हाट इज रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी? कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है पूरी मैट्रिक्स में? सेमीकोलन एक बार भूल जाओ, अज्यूम करो कि ये 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है। सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? 2। अब मुझे ये बताओ व्हाट इज रैंक ऑफ ए। सो रैंक ऑफ ए देखने का मतलब है कि आपको जो सेमीकोलन है उससे पहले पहले वाली मैट्रिक्स में देखना है कि कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है। अगेन 2। तो दोनों का रैंक बराबर होते ही ये तो श्योर हो गया कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बट ये देखना है फाइनाइट एग्जिस्ट करेगा मतलब यूनिक होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो उसके लिए क्या देखते हैं? अब हियर रैंक ऑफ A augmented matrix B is equal to rank of A, but this is not equal to number of variables. Number of variables कितने हैं? बताओ कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है? 3 वेरिएबल है, x y z। ये 2 है, ये भी 2 है, नॉट इक्वल टू 3। और देयरफॉर क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो आपको सिर्फ ये बताना था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट
ठीक है, तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन पे नहीं जाना है. यू हैव गॉट कि देयर वुड बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एंड हेंस स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्स वाई एंड जेड. तो आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है. देन फॉर विच वैल्यू ऑफ ए डज द सिस्टम हैव ए यूनिक सॉल्यूशन. फॉर विच पेयर ऑफ वैल्यूज ए बी डज द सिस्टम हैव मोर देन वन सॉल्यूशन. तो यहाँ आपको बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए ए की वैल्यू क्या होगी. दूसरे में आपको बताना है कि क्या यहाँ पे चॉइसेस है जिससे सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं. तो हमारे पास करने का तरीका एक ही है. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखो, उसका रैंक निकालो और उसके ऊपर कंडीशंस लगा देंगे. राइट? तो लिखती हूं मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. दिस इज 1 2 2 1 A 3 1 11 A 1 3 B. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए पहले रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म बनाओ. तो R2 को लिखेंगे R2 माइनस R1, R3 को लिखेंगे R3 माइनस R1. सो रो 1 तो एज इट इज 1 2 2 1. ये 0 है. ये होगा A माइनस 2 3 माइनस 2 1 3 माइनस 1 2. यहां से 0 9 A माइनस 2 एंड B माइनस 1. अब क्या करना है? एक्लन फॉर्म में बनाने के लिए इसको क्या बनाना होगा? 0. इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर वाले को 9 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को A माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो. सो मैं लिखूंगी R3 को 9. कैसे? R3 को वी विल राइट, ऑपरेशंस भी तो लिखने पड़ते हैं. R3 माइनस 9 R2 बाय A माइनस 2. यही मतलब हुआ. वो 1 बन जाएगा, 9 हो जाएगा. ये 9 से 9 कैंसिल. ठीक है. दिस वुड बी 1 2 2 1. ये हो जाएगा 0 A माइनस 2 1 2. और ये क्या होगा? दिस वुड बी 0, दिस वुड बी 0. ये क्या होगा? A माइनस 2 माइनस 9 बाई A माइनस 2 इंटू 1. यही बनेगा. ठीक है. A बाई 2, और इसको मैं लिख सकती हूँ A माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 9 होल स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई A माइनस 2. और लास्ट वाला क्या बन जाएगा? दिस वुड बी B माइनस 1 माइनस 9A माइनस 2 इंटू 2. तो A माइनस 2 इंटू B माइनस 1 माइनस 18 डिवाइडेड बाई A माइनस 2. और ये हो गया A माइनस 2 B माइनस 1 माइनस 18 डिवाइडेड बाई A माइनस 2. नीचे वाले में A माइनस 2 दोनों के डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी? लास्ट रो को R3 को हम लिख सकते हैं A माइनस 2 इंटू R3. मैं डिनोमिनेटर अवॉइड करना चाहती हूँ इसी वजह से, और इसको पूरा सोल्व करके लिख लेंगे. चलो, सो लेट मी रीराइट अगेन. ये बन जाएगा 1 2 2 1. दिस वुड बी 0 0. ये क्या बनेगा? A माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 9 को मैं, मुझे ना फैक्टर तो अल्टीमेटली बनाने ही पड़ेंगे. तो A माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ क्या मैं 9 को? और इसको फिर क्या लिख सकते हैं? A माइनस 2 माइनस 3 A माइनस 2 प्लस 3 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला. और उससे ये क्या बन जाएगा? A माइनस 5 A माइनस प्लस 1. और यहां से व्हाट इट वुड बी अगर इसको सोल्व करें, तो दिस वुड बी ए बी माइनस ए माइनस 2B एंड प्लस 2 माइनस 18. तो प्लस माइनस 16 बचेगा.
यही बनेगा ना, ठीक है। a -5 और a इज इक्वल टू 1। देखो अब हमें क्या चाहिए, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a डज द सिस्टम हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स a ऑगमेंटेड मैट्रिक्स b और रैंक ऑफ ए बी वो क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल होना चाहिए। तो या तो ये टर्म नॉन जीरो होनी चाहिए, या टर्म ये नॉन जीरो होते ही अगर ये जीरो हो गई तो इश्यू हो जाएगा। बट इस टर्म को मैं नॉन जीरो बना दूं तो आपके पास जो ए मैट्रिक्स है उसमें भी आपके पास 3 नॉन जीरो रो बन जाएंगे, और ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी है उसमें भी क्या है, 3 नॉन जीरो मैट्रिक्सेस बन जाएगी। सो फॉर 1 वाले के लिए लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको इस सिस्टम को 1 नाम दे देना है, और क्या कहेंगे, फोर a-5 इंटू a+1 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉन जीरो होगा तो वी हैव यूनिक सॉल्यूशन, देन देयर वुड बी यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब a शुड नॉट बी इक्वल टू 5 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू -1। a 5 नहीं होना चाहिए, a -1 नहीं होना चाहिए, और अगर तब तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या होना चाहिए कि आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये जो है ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो नंबर ऑफ वेरिएबल से आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी कम होना चाहिए और मैट्रिक्स ए का रैंक भी कम होना चाहिए, तो नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। सो आपका क्या होना चाहिए फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मेरे पास होना चाहिए ए माइन दिस, लिख लेती हूँ एक बार कंडीशन में कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, बट दिस शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, है ना। तो 3 से तो कम होना चाहिए क्योंकि वेरिएबल हमारे पास 3 है, और 2 से कम हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट तो नॉन जीरो डायरेक्टली दिख रही है, यहाँ a इज इक्वल टू 2 भी हो गया, इवन देन ये दो वैल्यूज तो आपके पास क्या है, नॉन जीरो एंट्री रहेंगी ही रहेंगे। तो 2 से कम नहीं हो सकता, बट 2 तो हो सकता है, और 2 होने के लिए क्या होना चाहिए, दिस एंट्री शुड बी इक्वल टू 0, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा, व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू 1 -1। सो दोनों केसेस में आपके पास एक बार हम क्या लेके चलेंगे, a इज इक्वल टू 5। तो ये वाला मैं एक बार इधर से रिमूव कर लेती हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा। फिर a इज इक्वल टू 5 के लिए हाँ इन्होंने कहा है ना पेयर बताना है कि क्या क्या होगा, तो a इज इक्वल टू 5 के लिए आपको पता होना चाहिए कि b की वैल्यू क्या चाहिए, और a इज इक्वल टू -1 पर भी हमें निकालना होगा कि व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ b। चलिए अब पहला केस डिस्कस कर लेते हैं, इसी के सब केसेस बना रहे हैं हम। दिस इज पॉसिबल इफ फोर a इज इक्वल टू 5, क्योंकि जैसे ही a इज इक्वल टू 5 होगा मैट्रिक्स a का रैंक तो 2 हो जाएगा, बट हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 2 बनाना है। तो फॉर a इज इक्वल टू 5 ये वाला सिस्टम क्या बन जाएगा, ए बी -a -2b -16। ये वैल्यू क्या बनेगी, 5b -5 -2b -16, और यहां से क्या बन रहा है, दिस इज 3b -21। सो अगर आपको रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 2 चाहिए तो ये एंट्री शुड बी इक्वल टू 0 ना, दिस इंप्लाइज 4 रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी इक्वल टू 2 हो, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 3b -21 शुड बी इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज b शुड बी इक्वल टू 7। सो फर्स्ट पेयर जिसके लिए आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं वो है a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 7। एक पेयर तो ये आ गया, दूसरा पेयर क्या होगा, फॉर a इज इक्वल टू -1। जैसे ही आप a इज इक्वल टू -1 ले रहे हो, ये वाली जो एंट्री है वो क्या बन जाएगी, -b -+ +1
माइनस 2b माइनस 16। दिस इंप्लाइज ये हमारे पास क्या बन रहा है, माइनस 3b माइनस 15। दिस इंप्लाइज अगेन 4 रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू 2। अगर आपको ये रैंक 2 चाहिए तो हमारे पास ये एंट्री क्या होनी चाहिए, 0। सो 3b इज इक्वल टू माइनस 15 और b इज इक्वल टू माइनस 5। सो यहां से आपके पास एक पेयर और निकला और वो क्या है, -1 -5। क्लियर। सो ये सॉल्यूशंस थे हमारे पास। तो यहाँ पे पहला जो आपका ऑप्शन है वहां क्या बन रहा है, फॉर द वैल्यूज ऑफ, for which values of a system have a unique solution for all a except a belonging to real minus, एक तो इसमें नहीं होना चाहिए -1, दूसरा इसमें नहीं होना चाहिए 5। तो इन दो वैल्यूज को छोड़ दो, उसके बाद कितनी भी वैल्यू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखना था, इसके बाद कितनी भी वैल्यूज हो आप उनके लिए क्या करोगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा, दो पेयर आ रहे हैं हमारे पास, एक तो आ रहा है a शुड बी इक्वल टू 5, b शुड बी इक्वल टू 7, दूसरा a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू -5। आई होप इस क्वेश्चन ने आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए होंगे कि आपको कैसे कैसे प्रोसीड करना है ना। यूनिक सॉल्यूशंस के लिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, बट इट शुड बी लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस फाइंड द कंडीशन दैट द लीनियर इक्वेशंस डू हैव ए सॉल्यूशन। तो इसमें क्या कैसे करना है भाई, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी निकालेंगे और उसमें देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन बनेगी और एक सॉल्यूशन लेके आना है। तो फिर से अगर मैं लिखूं, सो दिस इज 1 -2 1 ए 2 7 -3 बी 3 5 -2 सी। अब क्या करेंगे, R1 एज इट इज, R2 और R3 को मॉडिफाई कर लो। तो ये हो जाएगा 2 -2 0, 7 -+4 11 -3 -2 -5। ये क्या हो जाएगा, A-2B। दिस इज 0 और 5 -6 11 -2 -3 -5 और ये है C-3A। एक बार और करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1 -2 1 ए। सेकेंड रो में तो कोई चेंज ही नहीं करना है, A-2B। थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट कर दो R2 में से, तो 0 0 0 और ये क्या बनेगा, C-4A + 2B, है ना। और इन्होंने यही पूछा है, फाइंड द कंडीशन दैट द लीनियर इक्वेशन हैव ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कब बनेगा, अगर मेरे पास ये टर्म नॉन जीरो हो जाएगी ना, तब क्या होगा, इफ C-4A + 2B इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी बताना जरा क्या बन रहा है। जैसे ही ये एंट्री नॉन जीरो हुई, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स में आपके पास 3 नॉन जीरो रो है और इसी वजह से इसका रैंक कितना हो जाएगा, 3। एंड रैंक ऑफ ए कितना होगा, ए के लिए तो हम सिर्फ यहाँ की देखेंगे ना, लास्ट वाली एंट्री पे फर्क ही नहीं पड़ रहा वो 0 है या नहीं, वो रैंक तो हमेशा ही 2 रहेगा। तो इस केस में तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा। सो अगर आपका सॉल्यूशन चाहिए तो फॉर हैविंग ए सॉल्यूशन, फॉर हैविंग ए सॉल्यूशन, what is the condition, that this term C-4A + 2B should be equal to 0। उसी केस में क्या होगा, दोनों का रैंक बराबर होगा, तो आपके पास हो सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन ना आए, बट कम से कम इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो आ रहा है। हमें तो वही कंडीशन बतानी है ना जिससे इसका कोई एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए, तो ये कंडीशन होते ही तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएंगे, एक की क्या बात है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, जो 2014 में पूछा गया है। सो इन्वेस्टिगेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू सो दैट द इक्वेशंस दिस दिस एंड दिस
have no solution, unique solution and infinite number of solution। ये क्वेश्चन, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सो मैं लिखती हूँ मैट्रिक्स फॉर्मेट 1 1 1 6 1 2 3 10 1 2 लैम्डा म्यू, यही बन रहा है। सिर्फ इसको क्या करेंगे, एक्लन फॉर्म बनाओ। तो R1 में नो चेंज, R2 माइनस R1 करेंगे तो 0 1 2 4 0 1 लैम्डा माइनस 1 म्यू माइनस 6। और तो कुछ नहीं किया। और एक और R3 को अब क्या लिख सकते हैं, R1 R2 में तो नो चेंज, 0 1 2 4। लास्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 0 लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा एंड म्यू माइनस 10। क्लियर। सो अब किस पे कंडीशंस डिपेंड करती है, लैम्डा, एक तो ये टर्म, एक ये टर्म। पहला पॉइंट उन्होंने पूछा नो सॉल्यूशन 1, ये होना चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए। देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन हमें पता है कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी जो है ना, वो नहीं होना चाहिए इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो ये किस केस में पॉसिबल है, अगर मैं इस टर्म पे, सारी चीजें इन दो टर्म्स के ऊपर है, अगर मैं इस टर्म को नॉन जीरो कर दूं तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी और रैंक ऑफ ए तो बराबर हो जाएगा। फिर चाहे म्यू की वैल्यू कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही पॉइंट जो है ये तीनों में नॉन जीरो रो बना देगा। तो आपके पास अगर मैं इसको जीरो करूं और इसको नॉन जीरो करूं तो क्या होगा, 4 लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 10। इक्वल टू 10 होता ही तो फिर क्या होगा, दोनों 0 0 हो गए, दोनों का रैंक बराबर हो जाएगा। तो मुझे इसको 0 बनाना है, इसको नॉन जीरो बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए लैम्डा 3 होना चाहिए, इसको 0 ना बनाने के लिए म्यू क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और इस केस में क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी, इसमें तो ये नॉन जीरो होते ही 3 नॉन जीरो रो आ गई, बट रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगा। ये तो आपका 3 बनता है, ये 2 बनता है, और दोनों बराबर नहीं होंगे, राइट। तो इस केस में क्या है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन हो गई। सेकंड, सेकंड है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कंडीशंस याद होंगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन मेरे पास है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी शुड बी रैंक ऑफ ए। ये बराबर होने के साथ साथ एक कंडीशन हो रहा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होना चाहिए। तो कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड, ये तो ऑलरेडी 3 है ही, तो रैंक ऑफ ए भी 3 होना चाहिए और ये भी 3 होना चाहिए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी 3 होना चाहिए, ये भी 3 होना चाहिए, तभी बात बन सकती है। और ये 3 कब होगा, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3। अब यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू 10 मत कर देना, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 अगर जैसे ही आपने किया उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ ये 0 एंट्री तो नहीं आई ना, दिस इज नॉन जीरो। ये 0 हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे गलती यही करते हैं जो कहते हैं कि लैम्डा भी 3 नहीं होना चाहिए, म्यू भी 10 नहीं होना चाहिए। म्यू 10 होगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, म्यू को 10 ले लो आप, लैम्डा इज इक्वल टू 1 लो, म्यू 10 लेते ही लैम्डा 1 भी किया तो ये -2 बना देगा, और ये -2 होते ही रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी तो वैसे भी 2 3 हो जाएगा। सो म्यू का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एंट्री पता चलेगा। क्लियर। और अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, थर्ड वाला, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का रैंक तो बराबर होना चाहिए बट नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होना चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल से कम कितना हो सकता है, ये दो रो तो कभी 0 होंगे नहीं, तो 2 हो सकता है मिनिमम। सो
यहां हमारे पास होना चाहिए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, बट दिस शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, है ना। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है और इसका मिनिमम रैंक 2 हो सकता है, तो ये रैंक जो है आपके पास मैक्सिमम 2 हो सकता है। तो ये 2 कब होगा, जब लैम्डा आपका 3 हो जाए, म्यू 2 10 हो जाए, दोनों 0 होंगे तभी ना। सो इफ लैम्डा इज इक्वल टू 3, म्यू इज इक्वल टू 10। सो यहाँ कंडीशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 10। अगर दोनों 0 0 हो गए तो आपके पास रैंक तो दोनों का बराबर है, अब मैट्रिक्स ए का भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी, बट वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है और इसी वजह से क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इस क्वेश्चन में आपके तीनों कंडीशंस लग रही हैं। तो दैट्स इट, चार्ट को अच्छे से याद रखना है और एज ए होमवर्क 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको ट्राई करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, अपने पेयर ग्रुप में शेयर जरूर करें सो दैट मैक्सिमम रीच हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।